Good morning students and my dear friends, today is 13th of September 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अदर फाइनेंस और इकोनॉमी रिलेटेड अपडेट्स के लिए। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज देयर आर far better things ahead than any we leave behind। और आज के मिंट पेपर की ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 18 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 16 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। गडकरीज डीजल डेयर स्पूक्स अबाउट ऑटो स्टॉक्स। तो फाइनली डीजल व्हीकल पर एडिशनल टैक्स को लेकर के जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। अगर हम इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को देखें या इसकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे जाएं तो एक दिन पहले जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने बोला था कि अगर इंडस्ट्री जो है वो डीजल इंजन से सस्टेनेबल और रिन्यूएबल सोर्सेज पर मूव नहीं करती है तो गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल टैक्स लगाएगी, पॉल्यूशन टैक्स लगाएगी जितने भी डीजल व्हीकल्स हैं, डीजल इंजन्स हैं उन पर, इन ऑर्डर टू डेटर द इंडस्ट्री फ्रॉम द हैजार्डियस फ्यूल क्विकली। क्योंकि जिस तरह से ईवी को लेकर के गवर्नमेंट अपने एम्बिशियस टारगेट रख रही है तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इंडस्ट्री भी उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करे। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो कई सारे नए व्हीकल जो लॉन्च हो रहे हैं वो डीजल बेस्ड हैं। तो इसी को लेकर के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उन्होंने बोला था कि अगर इंडस्ट्री हमारा साथ नहीं देती और इस पर्टिकुलर हैजार्डियस फ्यूल को जल्दी से ट्रांजिट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मूव ऑन नहीं करती है तो हम फिर पोल्यूशन टैक्स लगाएंगे। और जैसे ही ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया था उसके बाद से जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स थे वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो गए। लेकिन इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के एक दिन बाद अगर हम देखें तो कल गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दी है या ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दिया है कि एज ऑफ नाउ अभी तक फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के सामने ऐसा कोई एक्टिव प्रपोजल नहीं है किसी भी तरह का पोल्यूशन टैक्स लगाने का। तो currently there is no such proposal under active consideration by the government. However, it is imperative for the industry or the automaker companies to actively embrace the cleaner and greener alternative fuels. Otherwise, government इस proposal को consider कर सकती है। और इस clarification के बाद अगर हम देखें तो जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके शेयर्स में हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली। हालांकि अगर मिक्स रिजल्ट अगर देखें, अगर ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो मिक्स रिजल्ट्स देखने को मिले। किसी पर्टिकुलर इंडेक्सेस में या किसी पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर्स थे वो थोड़ा सा अप्रिशिएट हुए, किसी के अप्रिशिएट हुए, तो थोड़ा सा खलबली मची रही ऑटोमेकर्स के शेयर्स में आफ्टर दिस अनाउंसमेंट, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी गवर्नमेंट के साइड से नहीं आ रही। एक दिन पहले हमारे यूनियन मिनिस्टर कहते हैं कि पॉल्यूशन टैक्स लगाया जाएगा, दूसरे दिन कहते हैं कोई एक्टिव प्रपोजल नहीं है। तो एक तरह का रैटल क्रिएट हो गया है इंडस्ट्री में और शेयर मार्केट में। तो अगर हम देखें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि टाटा मोटर्स लिमिटेड, अशोक लेलैंड जो कंट्री की लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मेकर्स हैं, इनके जो शेयर हैं वो इंट्रा डे ट्रेडिंग में फॉल किए हैं या हम बोल सकते हैं कि उनमें हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला है। ऑन अ डे बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स रोज टू 0.14% और अशोक लेलैंड 2.68% से फॉल किया। यही सेम टर्न में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स में भी देखने को मिला। तो एक रैटल सा क्रिएट हुआ स्टॉक मार्केट में, कहीं फ्लक्चुएशन कहीं रिकवरी। हालांकि गवर्नमेंट ने इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी कर दी कि पोल्यूशन जो है आज के टाइम में, कार्बन एमिशन जो है वो सीरियस प्रॉब्लम है और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या जो अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स इस पोल्यूशन टैक्स के प्रपोजल को कंसीडर कर सकते हैं। बस एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट के सामने कोई भी ऐसा एडिशनल टैक्स या एडिशनल पोल्यूशन टैक्स का प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने नहीं है। तो जो एम्बिग्विटी थी एज ऑफ नाउ थोड़े दिन के लिए वो एम्बिग्विटी क्लियर हुई है और दिस इज द बेंचमार्क सेंसेक्स ऑफ 2 डिफरेंट बिग कंपनीज। हम बोल सकते हैं जो बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनीज, ऑटोमेकर कंपनीज हैं, उनके शेयर्स को हम देख सकते हैं किस तरीके से उनमें हमें एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। रिटेल इन्फ्लेशन स्लोज टू 6.8
0.83% एज वेजिटेबल प्राइस डिक्लाइन। तो फाइनली अगस्त के मंथ में हमें जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो CPI है, उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये मॉडरेशन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। RBI की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उससे अभी ज़्यादा है CPI, लेकिन इन कंपैरिजन टू जुलाई मंथ जब ये CPI 7.44% थी, पिछले 15 महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे CPI था, एटलीस्ट उससे थोड़ा सा हमें डिक्लाइन अगस्त की रिटेल इन्फ्लेशन में देखने को मिल रहा है। और अगर ये डिक्लाइन हुआ है, ये मॉडरेशन हुआ, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो क्या रीज़न है? मोर इंपॉर्टेंटली जो रीज़न जिसकी वजह से ये CPI 7.44 से 6.83 तक आ गई है, इसका रीज़न है ईजिंग इन वेजिटेबल प्राइसेस। तो मानसून के सीजन में जो वेजिटेबल्स के प्राइसेस शूट अप हो रहे थे, फाइनली अब उसमें थोड़ा सा हमें ईज आउट देखने को मिला है, थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें जो CPI है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो डाउन होती हुई दिख रही है। हालांकि RBI की टॉलरेंस लिमिट में अभी भी CPI नहीं है। और अगर हम मिंट पोल की बात करें तो जो 18 इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एंटिसिपेट भी किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 7% CPI रहेगी अगस्त में। तो अगर हम देखें तो उसी के आसपास ही CPI है। और अगर सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की बात करें, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन और CPI में कई सारी कमोडिटीज़ होती हैं, कंबाइंड बास्केट होती है जिसमें फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल, एनर्जी, कई सारे कमोडिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और जिसको कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है, और अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% वेटेज ये फूड इन्फ्लेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है CPI की बास्केट में। तो अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें, केवल फूड इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन भी अगस्त के मंथ में स्लो हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 9.94% फूड CPI रही है, जो कि जुलाई में 11.51% थी। तो जो रीसेंट डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का पब्लिश हुआ है ट्यूसडे को, उसके अकॉर्डिंग वेजिटेबल प्राइसेस में मॉडरेशन की वजह से क्लोथिंग और फुटवेयर, हाउसिंग और मिसलेनियस आइटम्स में मॉडरेशन, उनके प्राइस में मॉडरेशन की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी कूल डाउन हुई। हालांकि जो प्राइमरी रीज़न है दैट इज मॉडरेशन इन द प्राइस ऑफ वेजिटेबल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सैमसंग वे सेटिंग अप 5G गियर प्रोडक्शन हब इन इंडिया। तो चाइना से अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करने के लिए जो सैमसंग है वो कई सारे कंट्रीज को एज एन ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहा है, जिसमें इंडिया का भी नाम है। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी दैट इज इवैल्यूएटिंग इंडिया एज अ हब फॉर इन्वेस्टिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाह रहा है सैमसंग? 5G इक्विपमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग, जो 5G गियर इक्विपमेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी है। फिलहाल के लिए चाइना में उसका प्रोडक्शन बेस है, लेकिन अब चाइना से एक्सपेंड करना चाह रहा है अपने प्रोडक्शन बेस को, और उसके लिए सैमसंग जो है वो इंडिया को एग्रेसिवली इवैल्यूएट कर रहा है। और अगर हम ये क्वेश्चन करें कि वाई इट इज़ नॉट एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्शन बेस्ड इन चाइना, तो चाइना की जो इस समय इकोनॉमी चल रही है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो सूटेबल नहीं है कंपनी के लिए कि वो फर्दर एक्सपेंशन चाइना में ही करे। सो देयर इज़ नो चॉइस बट टू मूव आउट ऑफ द चाइना। और इंडिया के अलावा, एक तो इंडिया का प्रपोजल कंसीडर हो रहा है, इंडिया के अलावा वियतनाम जो है वो भी एक अल्टरनेटिव है सैमसंग के सामने। तो वियतनाम और इंडिया जैसे टू ऑल्टरनेटिव, टू प्रॉस्पेक्ट्स जो डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको एक्सप्लोर कर रहा है। प्रॉबेबली आगे आने वाले टाइम में हमें डिसीजन देखने को मिले। लेकिन अगर इंडिया में ये 5G गियर प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश होती है तो डेफिनेटली टेलीकॉम सेक्टर को, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को इंडिया में एक बहुत अच्छा फिलिप मिलेगा, इम्पेटस मिलेगा, और डेफिनेटली इट विल बी द ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो लेट अस सी कि आगे क्या सैमसंग का डिसीजन होता है। अभी सिर्फ एक प्रपोजल है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। इंस्टा आई बायोजेन बायोसिमिलर्स फॉर $1 बिलियन। इंटेस फार्मास्यूटिकल जो है वो बायोजेंस की जो बायोसिमिलर बिजनेस है उसके लिए बिडिंग करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन की ये डील हो सकती है, जहां इंटेस जो है वो बायोजेंस की जो बायोसिमिलर फैसिलिटी है उसको एक्वायर करेगा। सो अहमदाबाद बेस्ड जो इंटेस है, जिसको गोल्डमैन सैक्स ग्रुप ने एडवाइस किया है कि इस डील को वो कंक्लूड करे। सो लेट अस सी कि ये डील एक्चुअली कंक्लूड होती है कि नहीं। एज ऑफ नाउ
ये केवल अभी प्रपोजल है। और अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए इंटास का, तो इंटास के लिए बड़े एक्विजिशंस जो हैं कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। इससे पहले भी कई सारी जो फार्मास्यूटिकल सब्सिडरीज हैं जैसे कि एक्टिवास यूके की और आयरलैंड की कई सारी कंपनीज हैं उनको एक्वायर कर चुका है इंटास। तो इंटास अब जो है वो बायोसिमिलर्स के एक्विजिशन के लिए ऑप्शंस या बिड प्रिपेयर कर रहा है। लेट अस सी कि फ्यूचर में ये डील एक्चुअली सक्सेसफुल होती है कि नहीं। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, और इसके ही साथ हम एक और आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे जो कि पेज नंबर 4 पर ही दिया हुआ है और कैपेक्स से ही रिलेटेड है। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। कैपेक्स बाय CPSEs एट 42% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 टारगेट। तो जो 54 बड़ी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, 54, जो उनको इंग्लिश में 54 बोलते हैं, जो 54 CPSEs हैं, अगर उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट्स को देखा जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट्स के अचीवमेंट को देखा जाए तो फिलहाल के लिए अभी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 54 जो बड़ी लार्ज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और 5 डिपार्टमेंटल आर्म्स हैं जिनके लिए 100 करोड़ का टारगेट रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 24 में। 100 करोड़ किस चीज़ का? 100 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि आप एटलीस्ट 100 करोड़ या उससे ऊपर का कैपिटल एक्सपेंडिचर कलेक्टिवली करिए जिससे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो, कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने को मिले। तो अगर हम उस टारगेट की बात करें तो अभी तक जो 54 लार्ज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, 5 डिपार्टमेंटल आर्म्स हैं, उन्होंने केवल अपने टारगेट का 42.5% ही अचीव किया है। यानी Q2 वाइंड अप होने वाला है, या बोल सकते हैं H1 हाफ है फाइनेंशियल ईयर 24 का वाइंड अप होने वाला है। और इस ड्यूरेशन में जो CPSEs हैं उन्होंने केवल 42.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है अपने स्टेटेड बजट का। 42% यानी 7.33 ट्रिलियन का जो एनुअल टारगेट है उसका केवल 42.5% का कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 54 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और 5 डिपार्टमेंटल आर्म्स कर पाई हैं। हालांकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स को पुश कर रहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरी सेक्टर में एटलीस्ट 90% का अपना टारगेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट अचीव कर लें बाई Q3। तो स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरी सेक्टर में गवर्नमेंट चाह रही है कि Q3 तक कंपनीज जो हैं अपना 90% कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दें। हालांकि अगर इस सेक्टर में देखें इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरी में तो केवल अभी तक का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 3.1 ट्रिलियन का हुआ है अप्रैल से लेकर के अगस्त पीरियड तक। तो 37% का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है इन द सेम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.27 ट्रिलियन था इसी सेम पीरियड में, लेकिन 24 में इट हैज़ स्लाइटली इंक्रीज अप टू 3.1 ट्रिलियन। लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं ये CPSE। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द कैपेक्स टारगेट बाय 13.4% इन 24 इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था फाइनेंशियल ईयर 23 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया था इन CPSEs और 5 डिपार्टमेंटल आर्म्स के लिए उसको 14% से गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज किया है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूस्ट हो, रिफाइनरी सेक्टर बूस्ट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। हालांकि अगर देखें तो एज ऑफ नाउ बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट तो नहीं है इस फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और 5 डिपार्टमेंटल आर्म्स का। लेकिन अगर 23 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इन CPSEs ने और डिपार्टमेंटल्स आर्म्स ने 100.5% का जो फुल ईयर रिवाइज टारगेट अचीव किया था। अप्रॉक्सीमेटली 6.46 ट्रिलियन का एक्सपेंडिचर किया था। इट मीन्स जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए उससे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो टारगेट भी अचीव किया था CPSEs ने और उससे ज़्यादा स्लाइटली मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। लेकिन अभी की इस फाइनेंशियल ईयर 24 की जो सिचुएशन दिख रही है वो बहुत ही मीगर सिचुएशन है। लेट अस सी कि किस तरीके से CPSEs जो हैं वो अपने स्पेसिफिक टारगेट अचीव कर पाती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। सो दिस इज द स्कोर कार्ड बजट टारगेट इन टर्म्स ऑफ रुपी ट्रिलियन। फाइनेंशियल ईयर में 6.62 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया था जिसको 14% से इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने 7.33 कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। और अगर देखें तो 23 में अभी तक पिछले साल अभी तक के सेम पीरियड में 34.5% का कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज कर पाई थी। हालांकि इस बार थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फिर भी चैलेंजिंग है जो इस बार का टारगेट है
ज़्यादा चैलेंजिंग है इन कंपैरिजन टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कॉर्पोरेट कैपेक्स फेल 2 क्वार्टर्स इन रो रिपोर्ट। तो ये तो अभी तक जो हमने न्यूज़ डिस्कस करी है ये सेंट्रल ओन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो 5 डिपार्टमेंटल ऑफ इट मीन्स गवर्नमेंट के साइड से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसकी बात है। ये जो ग्राफ है ये प्राइवेट सेक्टर का कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि केवल गवर्नमेंट ही कैपेक्स ना करे, प्राइवेट सेक्टर भी उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट करे, क्योंकि कैपेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कैपिटल जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसी को लेकर के ये डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2010 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23 तक का डेटा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में क्वार्टर वाइज आप सेग्रीगेशन देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो पिछले 2 क्वार्टर से डिक्रीज हो रहा है एज पर द रिपोर्ट। तो स्लिपरी स्लोप देखने को मिल रहा है। पिछले लास्ट 2 क्वार्टर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कंपनीज का वो रिड्यूस हुआ है। प्रॉबेबली इसका रीज़न एक इन्फ्लेशन भी हो सकता है, इन्फ्लेशन और अनसर्टनिटी इन ग्लोबल मार्केट। हाउएवर ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर रहा है। इसी के साथ एक और न्यूज़ है CIL की, उसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। CIL टू इन्वेस्ट ओवर ₹24K करोड़ इन 62 इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट। नेशनल माइनर कोल इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को अनाउंस किया है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 24,750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, 24,750 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। किस सेक्टर में करेगी? इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में। तो अप्रॉक्सीमेटली 61 इको फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट हैं उनमें 24,750 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कोल इंडिया लिमिटेड करेगी। तो 61 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं जिससे कि इको फ्रेंडली कोल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रमोट हो पाए। तो डेफिनेटली जो CIL जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी दैट इज रिलेटेड टू कोल, तो कोल के ट्रांसपोर्टेशन को, सस्टेनेबल ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए कंपनी है इस तरह के प्रोजेक्ट को अनाउंस कर रही है और करने जा रही है और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है। तो बेसिकली 3 फेजेस में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। और अगर कैपेसिटी वाइज बात करें तो 765 मिलियन टन पर एनम कोल की कैपेसिटी होगी इस सारे प्रोजेक्ट्स की। तो FMCs यानी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आर कंसीडर्ड एज इको फ्रेंडली, सेफर, more efficient than using truck to transport coal from one space to one area to another area. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स फॉर बैंक्स टू गेट स्ट्रिंजेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कमर्शियल बैंक्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हैं उनको रिवाइज्ड कर दिया है और रिवाइज करने के साथ ही साथ उसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया है। तो एक नई कैटेगरी क्रिएट करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, FVTPL की एक नई कैटेगरी जो है वो RBI ने क्रिएट करी है। और अब जो हेल्प फॉर ट्रेडिंग HFT कैटेगरी है दैट विल बी सेपरेटेड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी और सब कैटेगरी विद इन FVTPL। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हैं ये 1 अप्रैल 2024 से यानी अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये इफेक्ट में या इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगे। और इसके बाद बैंक्स को अपना जो इंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन देयर ओन सब्सिडीज, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट, मतलब अपनी खुद के इन्वेस्टमेंट के अलावा इसके अलावा जो अदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करना पड़ेगा। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? हेल्ड टू मैच्योरिटी HTM, अवेलेबल फॉर सेल AFS, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस FVTPL। इन 3 कैटेगरीज के थ्रू अब बैंक्स को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी डिसाइडेड बाय बैंक बिफोर और एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, और उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जितने भी इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बढ़ दिया है, बैंक्स को पर अब कंप्लायंसेस बर्डन और ज़्यादा होगा। These are the highlights about these new investment norms. Let us see जब इम्प्लीमेंट होंगे तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करें किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर इसको लेता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट सीक्स टू अलाई कंसर्न ओवर ड्यूटी कट्स ऑन US एप्पल। तो रिसेंटली इंडिया ने जो डिसीजन लिया था US और इंडिया की मीटिंग में, जहाँ पर इंडिया ने डिसीजन लिया कि जो भी एडिशनल रिटेलिएटरी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और टैरिफ लगाए गए हैं कुछ प्रोडक्ट्स पर,
यूनाइटेड स्टेट्स से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसको इंडिया जो है वो रिमूव कर देगा, फेज वाइज मैनर में उसको रिड्यूस किया जाएगा, जिसमें एप्पल और वॉलनट्स जैसे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद से इमीडिएटली डोमेस्टिक मार्केट में कंसर्न आ गया था कि इससे जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अब जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते अवेलेबल होंगे डोमेस्टिक मार्केट में। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है ट्रेडर्स को कि इस डिसीजन का जो रिटेलिएटरी ड्यूटी कट है, इस डिसीजन का फिलहाल के लिए डोमेस्टिक मार्केट पर कोई खास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। हालांकि इस इशू को लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बना रही हैं उनके अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट्स, डोमेस्टिक ट्रेडर्स को इग्नोर कर रही है इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर डिसीजन से जो रिटेलिएटरी ड्यूटी और टैरिफ्स लगाए गए थे यूएस प्रोडक्ट पर, डिसीजन के बाद से एक कॉम्पिटेटिव मार्केट क्रिएट होगी प्रीमियम मार्केट के सेगमेंट में, जिससे कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बेटर क्वालिटी, बेटर प्राइस में ऑफर किया जा सके एज पर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। और ये जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है दैट इज़ एक्चुअली म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन, और इसका इम्पैक्ट हमें अदर प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी 8 प्रोडक्ट्स पर, ये रिटेलिएटरी थी। रिटेलिएटरी मीन्स कि इन रिस्पॉन्स टू द हायर इंपोर्ट ड्यूटी जो कि यूएस ने लगाई थी हमारे प्रोडक्ट्स पर, तो हमने भी उसको रिटेलिएटरी बदले के तौर पर उस पर लगाया था। तो इन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम हटा लें तो प्रोबेबली उस साइड से भी ड्यूटी रिडक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट को और ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कई सारे प्रोडक्ट्स हम देखें, स्टील, एल्युमिनियम, एप्पल, वॉलनट जैसे कई प्रोडक्ट्स पर रिटेलिएटरी जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी, फिलहाल के लिए अब उनको जो है वो रिमूव करने या रिड्यूस करने की बात हो रही है। दिस इज़ द इम्पोर्ट, और सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रहा है वो एप्पल के इम्पोर्ट को लेकर के हो रहा है। तो फ्रॉम द यूएस एंड ग्लोबल कितना हम इम्पोर्ट करते हैं, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, कितना एप्पल का इम्पोर्ट रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा कई एडिशनल और डिसीजन लिए गए हैं स्टील एक्सपोर्ट को लेकर के, चिकन लेग इंपोर्ट को लेकर के। इस पर्टिकुलर जो रीसेंट मीटिंग हुई इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, जहां पर कई सारे ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट जो हैं, जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। दोनों ही साइड से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट, जो दोनों गवर्नमेंट उन्होंने म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन प्रपोज किए हैं। तो कुछ अगर हम बात करें चिकन लेग की, तो चिकन लेग इंपोर्ट विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट ड्यूटी एज पर द गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन, एंड इंडिया यूएस टू वर्क फॉर द स्टील एक्सपोर्ट एट कंसेशनल रेट। तो स्टील एक्सपोर्ट को लेकर के कुछ कंसेशनल या टैरिफ कंसेशन प्रोवाइड करने की भी बात कही। हालांकि जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि जो भी डिसीजन लिए गए हैं ये म्यूचुअली एग्रीड है, और उसका इम्पैक्ट, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों ही साइड में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। August retail inflation eases to 6.83% but still above RBI band। ये हम न्यूज़ मिंट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडियाज इन्फ्लेशन हायर देन पीयर्स। तो अभी हमने इन्फ्लेशन की बात करी है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर करी है, जहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने इंडिया के जो पीयर कंट्रीज है, जो काउंटर पार्ट कंट्रीज है, इकोनॉमीज हैं, उनसे कंपैरिजन किया है इंडिया की इन्फ्लेशन का, जैसे कि यूके, जापान, यूएस, जर्मनी और फ्रांस। तो अगर हम इन सारे कंट्रीज़ की बात करें तो रिसेंटली इन सारे कंट्रीज़ में हमें इन्फ्लेशन में डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है। रिसेंट मंथ में जो मोस्ट ऑफ द पीयर कंट्रीज़ हैं, इंडिया के जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, दे आर एक्चुअली सीइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इन्फ्लेशन, स्पेशली जर्मनी, यूके एंड यूएस। जबकि इंडिया जो है उसने बहुत ही लिमिटेड डिक्लाइन देखने को मिला, और अभी इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो अपने पीयर कंट्रीज से ज़्यादा है। So relatively India has higher inflation compared to other emerging or key emerging markets। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, गडकरी wants of extra tax on diesel vehicle clears air। तो ये न्यूज़ भी हम मिनट में कवर कर चुके हैं कि एक दिन पहले उन्होंने बोला कि पॉल्यूशन टैक्स लगाया जाएगा, हालांकि बाद में उन्होंने ज़्यादा क्लैरिटी भी दी है कि अभी तक का कोई एक्टिव प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने नहीं है, और इसका इस इन्फॉर्मेशन जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, जो एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन है, उसका इम्पैक्ट हमें अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, एशर, महिंद्रा मारुति के जो स्टॉक प्राइसेस हैं उस पर निगेटिवली और फ्लैक्चुएटेड मैनर में देखने को मिला। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, मिड स्मॉल कैप इंडाइसेस ड्रॉप मोस्ट इन 9 मंथ, निफ्टी 50 ऑफ न्यू हाई। तो अगर हम एनएससी की बात करें तो स्मॉल और मिड कैप जो इंडाइसेस हैं उन्होंने अपने 9 महीनों में सबसे शार्पेस्ट डिक्लाइन देखा, जबकि अगर बिग कंपनीज की बात करें या निफ्टी 50 कंपनीज की बात करें तो दे आर एक्चुअली अचीविंग द न्यू हाइट्स। तो ये डेटा दिया हुआ है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में लेटेस्ट फॉल देखने को मिला और पिछले 9 महीने का सबसे बड़ा फॉल है। निफ्टी मिड कैप 100 में भी हमें फॉल देखने को मिल रहा है, जबकि निफ्टी 50 जो है वो दे आर एक्चुअली अचीविंग द fresh lifetime high of 20,110 on intraday session।
और अगर स्मॉल और मिड सेगमेंट में हम टॉप लेगार्ड्स या जिनमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ ऐसी कंपनीज ऐसे स्टॉक्स की बात करें तो दीज आर 3 टॉप इन स्मॉल कैप एंड दीज आर द 3 टॉप इन मिड कैप, जिसमें सबसे ज़्यादा जिनके स्टॉक्स में हमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया आईएनसी फेसेस कॉस्टली बोरोइंग एज कॉर्पोरेट गवर्नमेंट यील्ड गैप वाइडेंस। तो जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनके बीच में जो यील्ड स्प्रेड है वो इंक्रीज हुआ है और इसका इम्पैक्ट जो कॉर्पोरेट बोरोइंग है उस पर देखने को मिला। जो कॉर्पोरेट बोरोइंग है वो अब कॉस्टलियर होती जा रही है और स्पेशली अपकमिंग फेस्टिव सीजन में, जबकि कॉर्पोरेट्स को अपना प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज की सप्लाई बढ़ानी होती बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डिमांड इन इंडियन इकोनॉमी। लेकिन जिस तरीके से कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के यील्ड के बीच में स्प्रेड बढ़ रहा है दैट इज एक्चुअली इम्पोजिंग द increased burden on their cost of borrowing। तो जो कंपनीज हैं स्पेशली जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए बोरोइंग जो है वो और कॉस्टलियर होती जा रही है। और अगर स्प्रेड की बात करें तो जो AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिनको गिल्ट भी बोलते हैं उनके बीच का जो यील्ड स्प्रेड है वो 2 बेसिस पॉइंट से लेकर के 5 बेसिस पॉइंट तक वाइडन हो गया है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स को जो है अब ज़्यादा महंगा लोन मिल रहा है या ज़्यादा महंगी बोरोइंग मिल रही है। इस पर्टिकुलर स्प्रेड से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि कॉर्पोरेट जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं उनको अब उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, जबकि गवर्नमेंट को वही लोन जो है वो सस्ते में मार्केट से अवेलेबल है। हालांकि दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर कॉर्पोरेट्स फॉर अपकमिंग फेस्टिव सीजन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।